हाँ तो गाइस, इस वीडियो में मैं पर्सनल फाइनेंस की थ्योरी बता रहा हूँ। अभी तक मेरे 2 यूनिट्स कवर हुए, दैट्स वाई इस वीडियो में यूनिट वाइज मैं थ्योरी बताऊँगा। 4 वीडियोस बनाऊँगा थ्योरी के यूनिट्स के, वन शॉट वीडियोस। हद से हद 4 से 5 मिनट को मैं कोशिश करूँगा पूरी यूनिट कवर करवा दूँ, सारी थ्योरी होंगी। फिर न्यूमेरिकल्स पर मैंने ऑलरेडी मिड सेम से पहले एक वीडियो बनाई थी यूनिट 1 की न्यूमेरिकल्स पर, और एक और लास्ट वीडियो बनाऊंगा जितने भी सारे न्यूमेरिकल्स से जितने भी बचे हुए यूनिट्स में। तो टोटल 6 वीडियो में कंटेंट हमारा हो जाएगा। फर्स्ट वीडियो ये जिसमें यूनिट 1 की थ्योरी बता रहा हूँ, सेकंड वीडियो में यूनिट 2 की, थर्ड वीडियो में यूनिट 3 की, फोर्थ वीडियो में यूनिट 4 की थ्योरी, फिर एक वीडियो मिड सेम से पहले वाली न्यूमेरिकल्स पर यूनिट 1 के, फिर एक वीडियो लास्ट जिस पे सारे न्यूमेरिकल्स होंगे अगर टाइम बचा। खैर, यूनिट 1 में फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में बताया गया। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है? अपने पैसे को जो है हमारे पास उसे प्लान करना है। क्यों प्लान करना है? इसमें 3 4 5 वर्ड्स कॉमन आते हैं। प्लान इसलिए करना है क्योंकि एक सेविंग्स हो सके, दूसरा रिटायरमेंट प्लानिंग हो सके। तो यहाँ पर रीजन से लिखे हुए, सिस्टमैटिक प्रोसेस टू अचीव लाइफ गोल्स विद कॉन्फिडेंस एंड सिक्योरिटी इट कंबाइंस। ये 4 पॉइंट्स बहुत ज़रूरी हैं। रिस्क मैनेजमेंट, अच्छे से पीडीएफ भेज दूंगा अच्छी फोटो खींच के। इन्वेस्टमेंट, टैक्स या रिटायरमेंट प्लानिंग, टैक्स कैसे हम रिड्यूस करें, कम से कम टैक्स कैसे दें। फिर इसकी नीड्स है, नीड्स में अपने मन से बना सकते हो, और अगर रेलेवेंट पॉइंट्स देखने तो देख सकते हो, ये बुक्स वगैरह से उठाए हुए हैं। गोल्स है, 3 तरीके के गोल्स होते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग में। शॉर्ट टर्म गोल्स जो 1 से 3 साल के होते हैं, मीडियम टर्म गोल्स जो 3 से 7 साल के होते हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स जो 7 ईयर्स एंड अबव होते हैं। उनके कुछ एग्जाम्पल्स भी दे रखे हैं साइड में। 7 स्टेप्स का फाइनेंशियल प्लानिंग स्टेप्स, ये प्रोसेस 7 होते हैं, 7 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले रिलेशनशिप विद क्लाइंट अच्छा होना चाहिए हमारे पास। दूसरा क्या होना चाहिए? क्लैरिफाई प्रेजेंट सिचुएशन, डिसाइड फाइनेंशियल गोल्स, आइडेंटिफाई फाइनेंशियल बैरियर्स। तो ये सारी चीज़ें पढ़ के समझ में आ जाएंगी। द थिंग इज, पर्सनल फाइनेंस लोन्स में 3 तरीके के लोन्स होते हैं। ये बस ऊपर वाला सेक्शन पढ़ के समझ में आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से, इतना कुछ खास है नहीं। आगे नीचे वाले सेक्शंस पे जब आऊँगा तो उसमें अच्छे से समझाता रहूँगा। तो 3 तरीके के लोन्स होते हैं, होम लोन्स, एजुकेशन लोन्स, कार लोन्स। आ गया, अब ये ज़रूरी सेक्शन है। इसमें हमें गवर्नमेंट के लॉज या एक्ट्स वगैरह देखने पड़ते हैं। जैसे कि एक एक्ट है, बाद में बताऊंगा पहले लोन्स के बारे में। पहले ये देखो, सेक्शन 24B, सेक्शन 18C सबसे ज़्यादा ज़रूरी एक्ट है, और सेक्शन 80EE। खैर, तो 3 तरीके के लोन्स होते हैं, होम, एजुकेशन और कार। अब इसमें एक टर्म आता है कोलैटरल। कोलैटरल मतलब कोई भी चीज़ आप अगर लोन नहीं चुका पाए तो जिस वजह से आप लोन ले रहे थे वो चीज़ आपने गिरवी रख दी गवर्नमेंट पर, या जहाँ से भी जिससे भी लोन लिया है, तो वो जनरल टर्म है। अगर कुछ भी गिरवी रख दो तो वो कोलैटरल किया जाता है, और अगर आप उसमें घर गिरवी रख दो तो वो किया जाता है मॉर्टगेज। सेम टर्म है, ठीक। तो होम लोन किस लिए देते हैं? घर खरीदने के लिए। जब तक 100% लोन चुक नहीं जाता है वो मॉर्टगेज होती है, वो आपकी प्रॉपर्टी। आरबीआई के हाउसिंग फाइनेंस नॉर्म्स रेगुलेट करते हैं इसे। 3 तरीके के इंटरेस्ट होते हैं जो होम लोन्स पर चार्ज होते हैं, आपको देने पड़ते हैं। फिक्स्ड इंटरेस्ट, फ्लोटिंग इंटरेस्ट, और ये क्या है? पार्टली फिक्स्ड और पार्टली फ्लोटिंग। 4 तरीके के होते हैं। सॉरी, फिक्स्ड इंटरेस्ट क्या होता है? चाहे इन्फ्लेशन, चाहे महंगाई कितनी बढ़े, आपने 10% फिक्स कर दिया 10 साल तक के लिए, तो आप 10% ही दोगे। फ्लोटिंग क्या है? जैसे जैसे मार्केट बदलेगा वैसे वैसे इंटरेस्ट बदलेगा। तो ये आपके एग्रीमेंट साइन होते हैं। और इनकम टैक्स एक्ट 1961 में आया था। इनकम टैक्स एक्ट बेसिकली ये बताता है कि किस किस कैटेगरीज ऑफ इंडिविजुअल्स को इंटरेस्ट कम कर देना पड़ेगा लोन्स पर, और इनकम टैक्स में कितनी परसेंटेज डिडक्शन है, जो कि यूनिट 3 में तो ढंग से वहाँ पर देखेंगे। फिलहाल यहाँ पर इस नियत से देखते हैं कि सेक्शन 24B ये कहता है कि इंटरेस्ट घट जाएगा हमारा होम लोन पर, तो हम कम इंटरेस्ट देंगे। सेक्शन 80C ये कहता है कि प्रिंसिपल अमाउंट ही हमारा घट जाएगा, टोटल लोन जो लिया है उसका प्रिंसिपल घट जाएगा। सेक्शन 80EE कहता है अगर फर्स्ट टाइम होम बायर्स है, पहली बार आप अगर घर खरीद रहे हैं, तो आपको बेनिफिट पहुंचाएगा वो। कम पैसों पे, मतलब ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। वो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट की बेसिस पर ही आपको एक्सप्लेन करना है। एजुकेशन लोन, एजुकेशन के लिए देते हैं। आरबीआई की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आप इंडियन होने चाहिए, रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई करनी है आपको एटलीस्ट हायर सेकेंडरी एजुकेशन 12th क्लास पास करनी है, और अपर एज की कोई लिमिट नहीं है। आरबीआई का सेक्शन 80E जो है वो एजुकेशन लोन का इंटरेस्ट घटाता है, ठीक है। कम इंटरेस्ट पर आपको लोन मिल जाएगा। और ये CSIS है, सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम। ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को स्कॉलरशिप्स देती रहती है। कार में यही है, व्हीकल जैसे घर खरीदा, घर तब तक मॉर्गेज था जब तक आपने लोन नहीं चुकाया। कार आपने जब तक लोन नहीं चुकाया, कार आपकी गिरवी रहेगी, जिसे यहाँ पर कहते हैं कोलैटरल।
ठीक, ये तो हो गया हमारा लोन्स पर, और इसी से हमने इंट्रोड्यूस हुए 3 सेक्शन पर, और 80C बार बार आता ही चला जाएगा, ये बहुत ज़रूरी है। सेकंड टॉपिक सेविंग्स। सेविंग्स क्या होती है? वो एक्स्ट्रा अमाउंट होता है जो आपकी एक्सपेंसेस के अलावा बचता है। तो सेविंग्स के 2 तरीके से कैलकुलेशन है, जो भी आपने कमाई करा, जो भी आपका खर्चा है, एक्सपेंडिचर या एक्सपेंसेस, तो वो हो गए सेविंग्स, या एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़। कितने आपके पास एसेट है जो आपको पैसा अर्न करके दे रहे हैं, कितने आपके नुकसान है जो आपसे पैसा खींच रहे हैं, तो उसके अलावा जो भी पैसा बचता है उसे हम सेविंग्स कहते हैं, और यही मैंने इंग्लिश में लिख रखा है। और सेविंग को हम कंजम्पशन से नापते हैं, जितना ज़्यादा आप कंज्यूम करोगे, जितना ज़्यादा आप खर्च करोगे, उतनी ही कम आपकी सेविंग्स होगी, वो एक्स्ट्रा पैसा है आपका सेविंग। अच्छी इंग्लिश में मैंने यहाँ लिख रखा है कि पोर्शन ऑफ डिस्पोजेबल इनकम फलाना ढिमकाना, लेकिन हिंदी में शॉर्ट में समझा दिया है। बेनिफिट्स भी आप कॉमन सेंस से बता सकते हैं, सेविंग्स से बहुत फ़ायदा होगा। एक्चुअल जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी सेविंग्स वाले टॉपिक में वो है सेविंग्स स्कीम्स। सेविंग स्कीम्स में 1 2 3 4 5 से 6 स्कीम्स दे रखी है। सबसे पहली स्कीम आती है पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम, पीपीएफ। ये क्या होता है? आप गवर्नमेंट के साथ 15 साल के पीपीएफ कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, जिसमें 15 साल तक आप पर मंथ, ज़्यादातर ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ पर ही वैलिड है, 15 साल तक रेगुलरली पर मंथ आप कुछ 5 10 15 20 हज़ार कुछ अमाउंट देते रहते हो, जो और अमाउंट शायद से नहीं दिखा है इसमें मैंने। तो वो अमाउंट जमा होते 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 15 साल में, प्लस उस पर आपको इंटरेस्ट बढ़ते बढ़ते, आप इंटरेस्ट नहीं दे रहे हो, आप पैसा दे रहे हो गवर्नमेंट को, जिस पे गवर्नमेंट कारोबार कर रही है, और गवर्नमेंट उस कारोबार करने से जो फ़ायदा हो रहा है उसे इंटरेस्ट के रूप में आपके लिए जमा कर रही है। 15 साल बाद ही मैच्योर होगा, 15 साल बाद आपको प्रोविडेंट फंड मिलेगा लाखों रुपए में। तो ये हो गया पहला स्कीम, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। सेकंड आ गई हमारी एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, सॉरी, ईपीएफ स्कीम। ईपीएफ स्कीम जो है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ईपीएफओ मैनेज करता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के सेक्टर में आता है, ये भी गवर्नमेंट स्कीम है। ये क्या करता है? जो भी एम्प्लॉय है और जो भी एम्प्लॉयर है, वो दोनों, जैसे होता है ना, आपकी कंपनीज में अगर जॉब देख रहे होगे तो सीटीसी, कॉस्ट टू कंपनी, ये कंपनीज 8 लाख की अगर सीटीसी दे रखी है, तो मतलब 8 लाख कंपनी को पड़ रहे हैं आपको हायर करने में। तो विच मीन्स कंपनी आपको 8 लाख टोटल एक साल में नहीं देगी पैसा, आपको बहुत कम पैसा मिलेगा, 5 से 6 लाख आपकी जेब में आएगा, और बाकी किसी न किसी नाम पर कट जाएगा। तो जिस नाम पर वो पैसा काट रहा है कंपनी वाला, ट्रैवल अलाउंसेस, खाना वगैरह जो भी है, उसमें से वो थोड़ा सा अमाउंट इन्वेस्ट करेगा, आप थोड़ा सा अमाउंट इन्वेस्ट करोगे। ईपीएफओ एक ऑर्गेनाइजेशन, आप दोनों मिलकर उसे दोगे, पर मंथ आप उससे कॉन्ट्रैक्ट कर दोगे, और वो कितने साल, यहाँ पे लिखा हुआ है लॉन्ग 5, अगर कहीं कुछ मेंशन ना हो ना, 5 साल लिख देना, ठीक है। तो वो कुछ परसेंटेज ऑफ इनकम आपकी सेव करेगा, फिर वो किसी कारोबार में डालेगा, वो कहीं से इंटरेस्ट कमाएगा, और वो आपको पैसा देगा 5 साल बाद, या कुछ अमाउंट ऑफ टाइम के बाद आपको वो मैच्योर होने के बाद वो टोटल अमाउंट मिल जाएगा, ठीक। थर्ड स्कीम हमारी सीनियर सिटीजन स्कीम, सेविंग स्कीम, SCSS, गवर्नमेंट की है ये भी। ये खाली सीनियर सिटीजन्स के लिए जो 60 साल से ऊपर हैं। क्राइटेरिया क्या है? 60 साल से ऊपर है, बस यही क्राइटेरिया, और कोई क्राइटेरिया नहीं है। 5 साल की स्कीम है ये। टैक्स डिडक्शन 80C अब दोबारा आ गया 80C में प्रिंसिपल अमाउंट पर टैक्स घट जाएगा। तो ये वाला यूनिट 3 में और अच्छे से समझ में आएगी ये सारी चीज़ें। खैर, टैक्स डिडक्शंस भी है, कम टैक्स देना पड़ेगा सीनियर सिटीजन को, और हाई इंटरेस्ट रेट है, 8.2% इन्हें मिलता है। सीनियर सिटीजन अगर अपनी किसी भी तरीके की कमाई से या कहीं पे भी बैंक में अगर पैसा रख रहा है, तो 8.2% बैंक कारोबार करके एक्स्ट्रा पैसा देगा सीनियर सिटीजन होने की वजह से, अगर वो इस स्कीम में अप्लाई करते हैं तो, ठीक। फिर आ गया सुकन्या समृद्धि योजना। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन का एक हिस्सा है। इसमें क्या है, पढ़ने को पढ़ सकते हो, मैं मुंह से बता रहा हूँ। 10 साल की छोटी बच्ची का गार्जियन जाएगा, बैंक अकाउंट खुलवाएगा, और बैंक अकाउंट खुलवाने के बाद हर साल 100 रुपये से लेके एटलीस्ट 100 रुपये और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपये या कुछ भी अमाउंट बैंक को देगा। और वो क्या करेगा, उससे जब तक वो लड़की 21 साल की नहीं हो जाती, वो उससे कारोबार करेगा, और रेगुलर इंटरवल्स पर इंटरेस्ट का जो पैसा आएगा वो देता रहेगा। प्लस जब वो 21 साल की हो गई, तो जो एक्स्ट्रा पैसा जमा हुआ इतने सालों में, वो जाके दे देगा उसकी एजुकेशन एंड मैरिज के लिए। ये है ये पूरा एक्ट, ठीक है। तो ये 10 से 21 साल, ये कोई टाइम ड्यूरेशन फिक्स नहीं है, बस एटलीस्ट 11 साल, और उसके ऊपर जितनी जल्दी आप खुलवाओ। नेशनल क्या है ये, सेविंग सर्टिफिकेट, NSC, ये भी 5 साल की स्कीम में 7.7% इंटरेस्ट मिलता है आपको। ये उसकी पोस्ट ऑफिस की स्कीम है, पोस्ट ऑफिस में जाके आप
मिडिल क्लास लोग खुलवा सकते हैं, मिडिल क्लास लोगों के लिए जेनेरिक है, कोई बताया नहीं। और आपको 1000 रुपये से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे और 1000 से ज़्यादा जो भी अमाउंट होगा वो 100 का मल्टीपल होना चाहिए। जैसे 1000, 1100, 1200, 1300, तो 100 से डिवाइड होनी चाहिए वो अमाउंट, इनकी ईजी कैलकुलेशन की वजह से। अब ये 7 स्टेप्स है मैनेजमेंट ऑफ स्पेंडिंग या फाइनेंशियल डिसिप्लिन, कि आप पर्सनल फाइनेंस को जो आपको कैसे फ़ायदा हो, बिकॉज आप पे तो इतने पैसे अभी नहीं है तो आप क्यों पढ़ रहे हो। तो इन 7 तरीक़ों से आप अपने फाइनेंस को मैनेज कर सकते हो। सबसे पहले बजटिंग, बजटिंग में सबसे ज़्यादा ज़रूरी रूल आता है 50-30-20 रूल, जो मैं बताऊँगा, खैर देख लो। 3 तरीके के एक्सपेंस होते हैं। फिक्स्ड एक्सपेंस, जैसे एग्जाम्पल भी है, रेंट है, खुद भी समझ में आ रहा है फिर भी बोल देता हूँ। फिक्स्ड, वेरिएबल, डिस्क्रिशनरी। फिक्स जो होता है आपको पता होता है भाई 10,000 रुपये में रेंट की बात हुई है, 10,000 रुपये ही देना है और रेगुलर इंटरवल, रेगुलर टाइम पे देना है। वेरिएबल, इलेक्ट्रिसिटी बिल ज़्यादा चला दिया ज़्यादा बढ़ गया, कम चलाया कम आया। डिस्क्रिशनरी, लग्जरी, जैसे आपने कुछ मन कर आपका कुछ खरीद लिया, उसकी ज़रूरत नहीं थी, तो बजटिंग आप करनी चाहिए। बजटिंग का क्या तरीका है, जितनी सोर्सेज ऑफ इनकम है आप पूरी टोटल इनकम लिखिए, टोटल एक्सपेंसेस देखिए, इनकम माइनस एक्सपेंस करके, जैसे सेविंग कैलकुलेट करते हैं सेविंग देखिए। उसके बाद आप लिस्ट आउट करिए अपनी डायरीज वगैरह में कि इतना पैसा इस चीज़ को इस दिन जाएगा। तो ये तरीका है बजटिंग का, ठीक। सेकेंड आता है, इसमें एक पॉइंट आती है हमारी 50-30-20 रूल। 50% आप, ऊपर लिखा है मैंने इसे कहीं, एक मिनट, 50-30-20 रूल कहाँ लिखा है, ये रहा। 50% अमाउंट, जो भी अगर आप 1,00,000 रुपये कमा रहे हो तो उसमें से 50,000 रुपये, 50% अमाउंट ऑफ अपनी नीड्स, जो कि एक्चुअल ज़रूरी चीज़ है, उसमें दिए। 30% अमाउंट जो है वो वांट्स, जो आपको चीज़ें चाहिए एक्स्ट्रा अदर देन आपकी ज़रूरत, उस पर डालिए। और 20% सेविंग करिए, बस सेविंग एंड एमरजेंसी के लिए बचाइए। तो ये हो गया। उसके बाद डिजिटल बैंकिंग आती है, उसमें नेट बैंकिंग, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, एक यूपीआई और डिजिटल वॉलेट्स आते हैं। ये आप पढ़ के भी समझ लेंगे, आप यूज़ भी करते होंगे और ये बहुत आसानी से लिखा हुआ है मैंने। बस यूपीआई में एक चीज़ ज़रूरी है, इंडिया की जो फर्स्ट पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर ऐप है भीम यूपीआई थी वो, जैसे पेटीएम है, फ़ोन पे है, वैसे इंडिया की फर्स्ट ऐप भीम यूपीआई थी, भारत इंटरफेस फॉर मनी, भीम का ये है फुल फॉर्म। इंडिया में यूपीआई 2016 में आया। एनपीसीआई कमीशन, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये रेगुलेट करती है। बस ये दोनों ज़रूरी पॉइंट्स है। अब आते हैं पॉन्जी स्कीम्स पर। पॉन्जी स्कीम्स क्या होती है, वो फ्रॉड होता है, मुंह से बता रहा हूँ, आप यहाँ से भी देख लीजिएगा। एक ऑर्गेनाइजेशन आती है, वो आपसे झूठे वादे करती है कि आप इतना पैसा दिए, हम आपको हाई रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट देंगे, आप अगर 1,00,000 रुपये देंगे तो हम आपको 1 महीने में 4,00,000 रुपये देंगे। तो वो उसने आपसे 1,00,000 रुपये उठा लिया, फिर वो गए किसी और के पास, उसने आपसे जितना पैसा उठाया था उससे कई ज़्यादा पैसा दूसरे बंदे से उठाया कि आप हमें 5,00,000 रुपये दिए, हम आपको महीने में 1 महीने बाद 10,000 रुपये देंगे। तो उससे जो 5,00,000 मिला, उससे आपको 1 का 2 लाख बना के दे दिया, जो भी वादा किया था, और एक्स्ट्रा पैसा खुद रख लिया। फिर ऐसे वादा करते 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 न्यू इन्वेस्टर से बेवकूफ़ बनाते रहे। इनके पास कोई एक्चुअल बिजनेस नहीं होता। तो इसका देखने का क्या तरीका है, हाई रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो भी दे रहा हो और क्विक, तो उससे दूर रहना है। और सिक्योरिटी मेजर्स लिखे हैं मैंने। और अगर इनका ना प्रॉपर फ्लॉप हो जाता है ये आइडिया पॉन्जी स्कीम्स का, अगर न्यू इन्वेस्टर आने बंद हो जाए, भरोसा करना बंद कर दे इन पर, तो खैर। अब सेबी होती है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके रूल्स एंड रेगुलेशन गाइडलाइंस है। तो उसका एक गाइडलाइन है जो पॉन्जी स्कीम से अगेंस्ट है, वो है 4 इन्वेस्टर प्रोटेक्शन स्ट्रैटेजी। इसमें लिखा हुआ है मैंने, ये 4 स्टेप्स है, तो ये ज़रूर देख लीजिएगा। ये थोड़ा टिपिकल अगर हम मेंशन करेंगे तो इफेक्ट बढ़ेगा आंसर का। बाकी ऑनलाइन फ्रॉड्स 3 तरीके के होते हैं। फिशिंग, मतलब किसी का ईमेल वगैरह के थ्रू, एसएमएस वगैरह के थ्रू, कॉल वगैरह के थ्रू सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन उठा ली, इसके बचने के ये तरीके हैं। कॉस्ट स्किमिंग, सॉरी कार्ड स्किमिंग। कार्ड स्किमिंग कुछ नहीं होता है, एटीएम पर या कहीं पर कैमरा वगैरह है, किसी तरीके से आपके क्रेडिट कार्ड की डिटेल उठा दी। इसका तरीका है, आप हाथ रख के क्रेडिट कार्ड का पिन भरा करिए, और क्रेडिट कार्ड क्लोनिंग में क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स वगैरह कहीं से फेच कर ली, और उससे आपके क्रेडिट कार्ड को अनऑथराइज्ड एक्सेस के थ्रू इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसका सिक्योरिटी मेजर है। तो यूनिट 1 डन।